इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। जसबीर सोलंकी, मैं अभी देखिए चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे दोस्तों ये दिल्ली से चल कर आए हुए हैं। सोलंकी के बारे में मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, ये वो चीज़ हैं कि जिनके बारे में मैं जितना कहूं वो कम ही हो सकता है। व्यक्तित्व के धनी है, सादगी के प्रतीक हैं, गरीबों की मसीहा हैं। दिल्ली से चलकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आप आए हुए हैं, दिल्ली से चल कर के, और आपके बीच में अपने मुखारविंद से ये जो कुछ भी कहते हैं, इनके कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। जिसके साथ रहते हैं जम करके एक स्तंभ की तरह से, खंभे की तरह से खड़ा होकर के उसका साथ देते हैं। और मैं समझता हूँ जब से आए हैं तहलका मचा दिया है। जसबीर सोलंकी, ये तो मोदी जैसे लगते हैं, मोदी के सेकंड भाई की तरह से लग रहे हैं। तो मैं आपसे बता रहा हूँ इनके कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। बहुत बहादुर, और जो वादा इन्होंने कर लिया उसको करके दिखाते हैं। दिल्ली में मैंने इनको देखा है, तमाम गरीबों की इतनी मदद इन्होंने किया है। पूर्वांचल के साथियों, मैं आपसे कह रहा हूँ, जब मेरे जैसे व्यक्ति को एक जाट वहाँ से चल करके दिल्ली से मेरे लिए, केवल मेरे ऊपर, मुझे देख करके मेरे व्यवहार से इतना प्रभावित हुए, मैं भी इतना प्रभावित हुआ हूँ। आपके बीच में ये आए हैं, केवल मेरे लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, देश के लिए मांगने आए हैं, गरीबों के लिए मांगने आए हैं। आप इनके विचारों को आप सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। सोलंकी जी आइए। जसबीर जी हमारे पुराने साथी हैं, हमारे मित्र हैं, मटियाला गांव के हैं, और दिल्ली भाजपा में, दिल्ली प्रदेश भाजपा में जसबीर जी का एक मुकाम है। और जसबीर जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जसबीर जी बचपन से भाजपा ही रहे हैं, संघी रहे हैं। और जसबीर जी के अंदर एक खासियत है, ये गरीबों के मसीहा, यारों के यार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, और परे क्षेत्र की परेशानियों, क्षेत्र की हो, इनके आदमी की हो, सब परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हैं। चाहे धन से करें, चाहे सहयोग से करें। जो इनके अंदर गुण हैं वो राजनीति में, और खासकर आजकल की राजनीति में, वो गुण किसी किसी के अंदर होते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जसबीर जी के साथ मेहनत जसबीर जी ने बहुत करी, पर पार्टी ने जसबीर जी के साथ थोड़ा सा एक तरीके से, यानी कि आँख मिचोली क्या हो या क्या हो, धोखा का तो नहीं कहने का मैं, भाई पार्टी का मामला होता, पार्टी के कार्यकर्ता हम भी हैं, पर यह है थोड़ा सा पार्टी को भी ऐसे कार्यकर्ता का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कार्यकर्ता को सम्मान देना चाहिए। अमन जी, धन्यवाद आपका कि आपने हमसे उस समस्याओं के बारे में और हमारे संघर्ष के बारे में बात की। मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। हमारे गांव की ज़मीन 84-86 में डी नोटिफिकेशन करके वो नोटिफिकेशन किया और एक्वायर की, और गांव के लोगों को 12 रुपये 80 पैसे गज के भाव से हमारे देहात के लोगों की ज़मीन को छीनने का काम दिल्ली डीडीए अथॉरिटी, मैं उसको कहता हूं कि वो डकैती डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हमारे गांव में करीबन 80-90% इंडस्ट्री रन कर रही थी। पॉल्यूशन के नाम पर दिल्ली को उजाड़ने का काम किया, और उसके अंदर कितने सारे लोगों को बेरोजगार होना पड़ा। वो लड़ाई हमने एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया कि कोई भी साथी उस मोमेंट में सम्मिलित होगा, वो भले ही किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन के नाम पर हमने सबसे पहला एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें करीबन हम 3.5 लाख की गैदरिंग लेकर के दिल्ली सरकार में
विधानसभा सचिवालय पर हमने प्रदर्शन रखा। तमाम बैरिकेड्स तोड़ करके हम लोग वहाँ गए। लाल बिहारी तिवारी जी हमारे फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के वो थे, उनकी गाड़ी भी हमें मिली, तो उस गाड़ी को भी उल्टने का काम उस भीड़ ने किया था। उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आती है। वो कांग्रेस की सरकार आई तो हम शीला दीक्षित के साथ लड़ते रहे, लेकिन वो सफलता हमें 2004 में मिली। 98 से लेकर के 2004 तक हम लड़ते रहे, रोडों पर रहे। हमारा मूवमेंट इतना तगड़ा था। शीला दीक्षित ने डेवलपमेंट के काम तो किए थे, लेकिन फैक्ट्री इशू पर वो दिल्ली देहात के लोगों के साथ और दिल्ली के व्यापारियों के साथ आकर के उसने देखा कि बहुत भारी वोट बैंक है, और वो सत्ता में 15 साल मलाई खाती रही। जो मास्टर प्लान 1 में आना था वो 11 साल बाद आया। 2011 में लेके आए, लोकसभा में अध्यादेश आया। क्या नाम था उनका? सुरजीत सिंह जी महासचिव थे राष्ट्रीय। उनके 68 मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। हमने उनसे अप्रोच की अमरजीत कौर के द्वारा, जो दिल्ली देख रही थी। उन्होंने हमारे मूवमेंट्स को देखा तो उन्होंने कहा भी मैं आपकी समस्या का हल करा सकती हूँ। हम लोग उनसे मिले तो उनके 68 मेंबर पार्लियामेंट थे जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। उस वक्त सुरजीत जी ने मैडम सोनिया जी से बात की। सोनिया जी को गुमराह करने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा ये 10-20 हज़ार लोगों का मैटर है, ज़्यादा लोगों का नहीं है। तो हमने हरकिशन सिंह सुरजीत जी से निवेदन किया कि हम अपनी कितने लोग इससे इफेक्टेड हैं, हम एक आपको स्ट्रेंथ दिखा देते हैं, हमें रोकने का काम ना किया जाए। राजघाट पर हम करीबन 4 लाख के करीब हमारी भीड़ थी, दिल्ली से मजदूरों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, हमारे तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो किसी भी पार्टी में था, हम सिर्फ अपने रोजगार बचाने के लिए थे। भारतीय जनता पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी हमें खाने को थोड़ी देगी, कांग्रेस में है तो कांग्रेस पार्टी हमें खाने को थोड़ी देगी, या किसी अन्य दल के साथ भी थे। हम अपने इशू को लेकर लड़े। पार्लियामेंट में अध्यादेश आया, कांग्रेस लेके आई। उन्होंने एक कंडीशन रखी कि ये शर्तें हैं, जहाँ 70% या 65-68% भी इंडस्ट्री होगी, हम उन क्षेत्रों को चिन्हित करके औद्योगिक क्षेत्र घोषित करेंगे। ऐसे हमारे करीबन दिल्ली में नॉन कन्फर्मिंग एरिया का नाम दिया गया। 1963 में एक पॉलिसी थी, गाँव के अंदर वो सारी इंडस्ट्री चल रही थी, जिसके अंदर ये रखा था भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गांव के क्षेत्रों में लगेगी तो गांव के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको रोजगार वहीं उपलब्ध हो जाएगा और शहर पर भीड़ ना बढ़ेगी इस कारण। लेकिन उसका उलट पहले 93 में कनेक्शन देने बंद किए गवर्नर के द्वारा, उसके बाद पोल्यूशन के नाम पे इंडस्ट्रियों को बंद करने का। अब गांव वालों की जमीन एक्वायर होने के बाद उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। उन्होंने बड़े बड़े अपने प्लॉट या 1 एकड़ 2 एकड़ लालडोरा में जो जमीन लगाई हुई थी उसमें एक रेंटल सोर्स ऑफ इनकम करने का कार्य किया, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। उसके बाद मास्टर प्लान आया, हम 24 एरियों को पास कराने में सफल रहे। मेरा गांव नंगली सक्रावती मेरी मटियाला विधानसभा में 2 बड़े इंडस्ट्रियल जोन सारी दिल्ली में सबसे बड़े हैं और जिनके अंदर 100% जो मास्टर प्लान में शर्तें रखी गई थी उनको हम फुलफिल करते थे। नंगली सक्रावती का नाम पहले नंबर पर था लेकिन वो छोड़ दिया गया। मटियाला 6ठे नंबर पे था, जो टोटल एक वाइट बेस पेपर निकाला था दिल्ली सरकार ने, जिसमें विधानसभा में अध्यादेश लाके पास किया गया था कि ये अन्य आदि, उन अन्य आदि में हमसे उस टाइम के दीपचंद बंधु जी उद्योग मिनिस्टर थे, उन्होंने हमसे 2 करोड़ रुपए की ब्रेव मांगी गई जो हम देने में असफल थे, क्योंकि गांव के लोगों के पास कहाँ से पैसा है। रेंटल जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी, किराएदार थे वो फैक्ट्री वाले क्यों पैसा देंगे। तो उनको जब ये था उजाड़ा
तो मैंने बल्कि ऑफर भी दे दिया था कि भाई 10-20 लाख की अगर आप बात करते हो तो हम इंडस्ट्री से कलेक्शन करके, हजारों फैक्ट्रियां हमारे यहाँ थी तो हम दे सकते हैं आपको, लेकिन वो अड़े रहे। उसके बाद नंगली सक्रावती हाई कोर्ट गई, एक रनहोला विलेज था वो हाई कोर्ट में गया, पहले नंगली गई फिर रनहोला गया। उसके बाद मैं जाने लगा तो ये डिसीजन हुआ हमारी दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन के साथियों के द्वारा कि जसबीर जी आप जाओगे तो फिर और वो ऑर्डर आने में देर हो जाएगी, सुनवाई दूसरी एप्लीकेशन लगेगी तो वो उसी तरीके से होगी। हमने उनकी बात को मानते हुए कि भाई उसी रिपोर्ट के आधार पर हम भी अपना क्लेम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक डिसीजन नंगली सक्रावती को पास करने का हुआ, एक रनहलवा को पास करने का हुआ, तीसरा अभी हमारी 7/11/2024 डेट लगी हुई है, हमारी अभी पेटिशन पेंडिंग पड़ी हुई है। और एक अन्य क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को भी हमने औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराने के लिए लड़ाई जारी है, लड़ रहे हैं। और करीबन मेरी विधानसभा में नंगली सक्रावती मटियाला में 70-80 हज़ार से ज़्यादा मजदूर जो नंगली विहार में जहाँ रहते हैं, मटियाला एक्सटेंशन मटियाला के आसपास, क्योंकि 4-5 बड़े बड़े सलम हैं, वो लोग सलम के ही लोग हैं, उनको एक प्लॉट्स खरीद लिए, जिसकी जैसी औकात बेचारे की उसने वहाँ खरीद लिया, जिसकी अच्छी औकात थी वो द्वारका में चले गए। तो इस प्रकार से हमने उस मूवमेंट को आज तक जारी रखा हुआ है। दूसरा हमारा इशू गांव में हाउस टैक्स की लड़ाई है, किराया कानून की लड़ाई हमने पूरे 10-20 गांव से शुरू हुई थी। उस लड़ाई को भी जीता। माननीय नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किराया कानून पास किया, जो हमारी डिमांड थी उनको मान्य किया। राष्ट्रपति द्वारा भी साइन होने के बावजूद आज भी वो एज इट इज पड़ा हुआ है, लेकिन उसका सहारा हमें इतना मिला कि कोई हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके किराएदार बैठता है तो उसको कोर्ट की डायरेक्शन पे खाली करने का आदेश हो जाता है। इसी तरह गांव के लोगों की जमीन एक्वायर हुई तो अब गांव के लोगों को शहरीकृत घोषित कर दिया। चाहे मेरे एंड का गांव है रावता, गाल्यमपुर, दोराड़ा भी हैं, तो उनके अंदर भी हाउस टैक्स की डिमांड इन्होंने रख दी। हम गवर्नमेंट से, दिल्ली सरकार से, और हमारी सरकार आएगी तो इस लड़ाई को जारी रखेंगे और गांव को हाउस टैक्स से मुक्त करा करके रहेंगे। क्योंकि जब गांव के लोग अपने मकान में रहते, सारी पहले चूल्हा टैक्स और उसके नाम पर टैक्स देते थे, लेकिन आज हमारे पास कोई भी ऐसा वो निसाधन नहीं है कि गांव के लोग रेंटल जो बिल्डिंग है उसका तो हाउस टैक्स देने के लिए तैयार है। गांव के लोगों से हाउस टैक्स वेव ऑफ किया जाए, क्योंकि जितनी भी डीडीए ने हमारे गांवों की जमीनों को एक्वायर किया है उसका कोई कंपनसेशन हमें नहीं दिया है। उस गांव की जमीन जितनी ग्राम सभा की लैंड वो थी, वो देश आमलात छोड़ी हुई थी, किसी गांव में 2-3 परिवारों ने छोड़ी है, उस गांव का पैसा उनको दे दिया जाए, उससे सारे गांव का हाउस टैक्स हम माफ कर देंगे। वो ट्रेजरी में डाल करके बैठे हैं, ना उसका मुआवजा उसका इंटरेस्ट मिलता है, ना कुछ मिलता है, ना गांव का डेवलपमेंट हो पाया है। और तीसरा जो बिजली नॉन कन्फर्मिंग के नाम पर, जैसे मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर बिजली का रेट अलग है, और नॉन कन्फर्मिंग के नाम पर, जैसे मेरे गांव नंगली सक्रावती से नॉन कन्फर्मिंग के नाम पर ₹1.75 इस भ्रष्ट केजरीवाल की सरकार आज तक हमारे को एक्स्ट्रा ले रहे हैं नॉन कन्फर्मिंग के नाम पे। भाई आप कन्फर्म करोगे नहीं, आपको तो मजा आ रहा है, बिजली कंपनियों के प्रॉफिट हो रहे हैं, आपको 49% का शेयर रमन जी दिल्ली सरकार का है, 51 रिलायंस का है। आप देखिए विडम्बना, जब कनाट प्लेस से शिवाजी इंक्लेव से एयरपोर्ट तक लाइन रिलायंस की अनिल अंबानी जी ने डाली थी, वो 6 महीने उस रेल को चला नहीं पाया और वापस केंद्र सरकार के हैंडओवर कर दिया, क्योंकि उसमें घाटा था। लेकिन वो बिजली को नहीं छोड़ रहा है, बिजली से उसको लाखों करोड़ों रुपए की। अब ये चोर कहता है केजरीवाल कि दिल्ली में मैं सबसे सस्ती बिजली देता हूं, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए
24 रुपए से ज्यादा यूनिट पड़ता है जो नॉन कन्फर्मिंग में इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको, और रेजिडेंशियल को भी करीबन 10 से 12 रुपए यूनिट के हिसाब से ठग रहा है। तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं गांव के लोगों के लिए। मेरी विधानसभा में 35 गांव लगते हैं, हर एक गांव में कोई रोड नहीं, ट्यूबवेल का कनेक्शन अगर हमारा किसान लगाता है तो उस पर पाबंदी है, उस बारिश इतनी हो नहीं रही तो पानी फसल में कहां से देगा। एक 83, एक 35 से एक 74, 4 जो किसानों को, गरीबों को, हरिजनों को भूमि आवंटित की गई थी 1-1 एकड़, उनकी म्यूटेशन को रोक दिया है और वहां जाकर के डीडीए अपना बोर्ड लगा देती है। क्यों भाई, वो डीडीए की जमीन थोड़ी है, गांव के लोगों की जमीन थी और हरिजनों को गई तो गांव के लोगों ने किसी ने इतराज नहीं किया। तो जिस हरिजन के पास गई उसको उसका मुआवजा दिया जाए मार्केट भाव से। तो हमारी बहुत सारी डिमांड्स है, अल्टरनेटिव प्लॉट्स से, आपके भूमिहीनों को प्लॉट्स से उनका मालिका हक दिया जाए जो आज तक नहीं दिया गया है। हमने 42 में से 24 इंडस्ट्रियल एरिया एक मुश्त हुए हमारे। उसके बाद कुछ, जैसे सबसे ज़्यादा लड़ाई मटियाला, विश्वास नगर और नंगली सकरावती के लोगों का पार्टिसिपेशन था और वो तमाम सारी फैसिलिटीज़ों को पूरा कर रहे थे जो डीडीए ने हमसे मास्टर प्लान 2021 में मानी गई थी। उन तीनों को ही इसलिए छोड़ दिया गया कि विरमानी जी विश्वास नगर की लड़ाई लड़ रहे थे, जसबीर सोलंकी मटियाला की, नंगली सकरावती की लड़ाई लड़ रहे थे। हम जो 2 मेन लीडर थे, हमको नीचा दिखाने के लिए हमारे एरिया को नज़रअंदाज किया गया जानबूझ करके। और 2 हमने हाई कोर्ट से कराए हैं। रनहौला पश्चिमी दिल्ली में लोकसभा में पड़ता है और नंगली सकरावती। वो अमन जी, वो जमीन का मैटर ऐसा है, जब हमारे जमींदारों के, आप भी गांव से रिलेटेड हैं, एक गोंडा छोड़ दिया जाता था, कहीं 8 गट्ठे का, कहीं 3 गट्ठे के रास्ते थे, कहीं 17 फीट के रास्ते, कहीं 33 फीट के रास्ते थे। उन जमीनों को जब गवर्नमेंट ने एक्वायर किया तो उनका मुआवजा, उन रास्तों का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? वो उस गांव की पंचायत को दे, जिससे हम हाउस टैक्स भी भर देंगे और हमारा डेवलपमेंट किया जाए। हमारे गांव के आसपास एक भी पार्क हमारे गांव के महिलाओं के लिए घूमने के लिए नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट का आदेश है कि भाई जिस गांव की जमीन एक्वायर करेंगे उस गांव के लोगों को स्लम बनाने का काम ना करके उस गांव के महिलाओं को, बच्चों को खेलने कूदने के लिए एक पार्क विकसित किया जाए, 1, 2, 3। लेकिन हमारे गांव को स्लम बनाने का काम आज तक चाहे कोई भी सरकार आई उसने किया, गांव की तरफ किसी ने ध्यान देने का कार्य आज तक नहीं किया है। नहीं, अभी भी जो पॉल्यूशन के नाम पे गए थे तो नॉन पॉल्यूटिंग यूनिट्स वर्किंग टिल डेट कर रही हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक उसमें बड़ी चालाकी से कार्य किया गया। जैसे मेरा मकान यहाँ है, अगर मैं वहाँ नॉन पॉल्यूटिंग यूनिट्स चला रहा हूँ तो उसमें हाउस होल्ड घुसा दिया, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पैसा खाने का रास्ता पहले निकालते हैं, जनता को बेनिफिट देने का रास्ता नहीं निकालते। और जिससे आज दिल्ली की राजनीति में जो विधायक हैं या कोई भी सरकार है जो आती है तो उनको वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है। इस गांव को, हर एक गांव को, हर एक नॉन कन्फर्मिंग एरिया को इनसे मुक्त किया जाए। उसमें दे दिया कंडीशन कि 9 आदमी आपके काम कर सकते हैं और एक चारपाई, एक बेड और उसकी घर भी वहाँ होगा। अब जो अपने घर को फैक्ट्री जनकपुरी से यहाँ चलाता है मटियाला में, वो बेचारा कैसे करेगा? वो यहाँ रहेगा? लेबर के लिए कह देते कि उनको फ्लैट बना के दे दो या क्वार्टर बना के दे दो तो पॉसिबिलिटी थी। अब 1000 गज में आपकी मटियाला में फैक्ट्री चल रही है, आपको वहां 200-250 मीटर का प्लॉट बवाना में दिया, कैसे पॉसिबल होगा? जो 1000 गज की जमीन में भी उसको कम पड़ रही थी तो 290 मीटर 80 मीटर के प्लॉट में कैसे पूर्ति कर पाएगा? 180 मीटर के प्लॉट दिए गए हैं और आज वहां भी उन लोगों पर डंडा है पोल्यूशन के नाम पर।
पॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है। हमने डिमांड रखी थी कि भाई जब मटियाला को आप औद्योगिक क्षेत्र घोषित करोगे, ऑन अपने खर्चे से हम एसटीपी प्लांट, अगर हमारे फैक्ट्री में साबुन से हाथ धोना और पानी गंदा हो रहा है तो हम ज्वाइंट एसटीपी प्लांट लगाने का काम करेंगे, क्योंकि ग्राम सभा की जमीन है, उसमें हम लगा करके दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे। गंगा में हमारी तरफ से कोई वो नहीं होगा। और डस्ट पॉल्यूशन है, इंडस्ट्री का कोई पॉल्यूशन नहीं है। कई आज के दिन कई आपके बॉयलर वगैरह नहीं लगते, ऑयल फायर्ड बॉयलर लग रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन का नाम पर उजाड़ने का काम नहीं चलेगा। पॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी दिया है, हम वो काम तमाम करने के लिए तैयार हैं। देखिए अमन जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, फ्री बीच कोई भी अच्छी शुरुआत नहीं है। मैं डीटीसी को फ्री कर दूंगा, सभी आदमियों के लिए भी फ्री कर दूंगा। जितने हमारे 50-60 डिपोज हैं उनमें कमर्शियल एक्टिविटी हम करें। नीचे डिपो जैसे आईएसबीटी बनाया हुआ है, ऊपर बना करके दे दे। लाखों लाख स्टूडेंट दिल्ली में पीजी के लिए बेचारे घूम रहे मारे। दिल्ली सरकार पीजियों का निर्माण कर दे, उनके ऊपर रेजिडेंशियल कर दे, बेसमेंट में कार पार्किंग कर दे। आप जाइए दिल्ली में, जहां जाओगे अवैध कार पार्किंग बेचारों घर वाले कहाँ रखेंगे, वो सारी रोडों को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए, जिसके कारण पोल्यूशन। आप गाड़ी में आप 5 मिनट में अपने तिलक नगर जाते हैं और आधा घंटा में जाओगे तो पोल्यूशन ही करेगा और क्या करेगा। टूटे फूटे रोडों का मात, जब से ये केजरीवाल दिल्ली को पेरिस बनाने के नाम पर और भ्रष्टाचार मुक्त करने के नाम पर आया था, आपने देखा है आज किसी भी रोड पे, किसी कॉलोनी में निकल जाइए, किसी भी रोड, किसी गली में निकल जाइए, एक भी रोड नहीं बना हुआ, तमाम रोड टूटे हुए पड़े हैं। आज डीटीसी 73-74 हजार घाटे में है। पानी कोई क्वालिटी वाटर्स नहीं आता, वो भी 60-65 करोड़ हजार करोड़ के घाटे में है। इसी तरह डीटीसी है, इसी तरह दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। अब ये ग्रैप लगा करके जो कोई इलेक्शन के दौरान कोई काम कर देता, वो काम भी रुका, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। इन्होंने तो खुलेआम एमएलए को रिश्वत देने का कार्य किया है। एक मेंबर पार्लियामेंट को 2 करोड़ रुपए मिलता था साल का, ये तो 15-15 करोड़ रुपए दे रहे हैं खर्च करने के लिए, और वो 30-30% कमीशन खाने का काम करते विधायक। जो विधायक रेहड़ी लगाता था, आज उस विधायक के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है इन 10 सालों में। जो निगम पार्षद कुछ नहीं करता था, आज उसके पास 34-35 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो कहां से आई? नारा देता है सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार। पूरी की पूरी कैबिनेट जेल में गई, ये आपने देखा। दिल्ली का विकास केजरीवाल ने ठप किया है। दिल्ली में विकास, मैं बीजेपी में होते हुए कहता हूं कि दिल्ली में शीला दीक्षित ने इंडस्ट्री पॉलिसी को मानकर 24 एरिया बनाए, उसके बाद और लोगों को आशा जगी रही, और डेवलपमेंट के नाम पर अगर किसी ने काम किया तो शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली में राज करके दिखाया है। इसी तरह अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जो 25 साल पीछे केजरीवाल हमारी सरकार को लेकर के गया है, भाजपा की सरकार आएगी तो हम दिल्ली को 25 साल आगे ले जाने का कार्य करेंगे, क्योंकि मोदी जी से बड़ा ईमानदार, बड़ा देशभक्त हम वोट की राजनीति में नहीं डाल करके काम करेंगे। दिल्ली में आपको मैं अमन जी बताऊं, द्वारका में करीबन 35 साल से ज्यादा, 86 से आज तक एक भी इज्जत घर, एक भी टॉयलेट नहीं था। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए हैं, उससे पहले शीला दीक्षित भी नहीं, 15 साल एक भी इज्जत घर, टॉयलेट नहीं बनाया था। लेकिन आज मोदी जी के आने के 10 सालों में कितने, अभी तीसरा टर्म हमारा है, चौथे टर्म में भी मोदी जी आएंगे, 5वें में भी आएंगे। देश को जिस तेज गति से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, ऐसे मोदी जी को मेरा नमन है। देखिए अमन जी, मेरी मटियाला विधानसभा में सबसे ज्यादा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से प्रत्येक फ्लैट से हाउस टैक्स कलेक्ट किया जाता है, और तमाम आदमी ए से जेड तक हाउस टैक्स देने का काम करते हैं। लेकिन सुविधाओं के नाम पर
उनके यहाँ 10 रुपए खर्च नहीं किए जाते, क्यों? उनको, मिडिल क्लास के लोगों को इसका नुकसान क्यों हो? उनकी लड़ाई लड़ी जाए। दूसरा, हाउस टैक्स से गांव को मुक्त किया जाए। जो कमर्शियल एक्टिविटी बिल्डिंग है उनमें हम हाउस टैक्स देने के लिए तैयार हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जो कम किया जाए। तीसरा, अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में जिन्होंने पावर स्टोरनी में मकान लिए हुए, हमारी पीएम उदय योजना प्रधानमंत्री जी लेके आए थे, उसको औद्योगिक ये रेजिडेंशियल कॉलोनी पास करके सीधा उनको कहे कि भी आप रजिस्ट्री कराएं, उसमें कोई बीच का कोई दलाल नहीं होना चाहिए, कोई डीडीए की नोटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ये हमारा तीसरा काम है। चौथा काम, जो गांव के हरिजनों को प्लॉट मिले, 74/4 की जमीनें मिली 1-1 एकड़, उनका मालिकाना हक दे, वो अपनी जमीन पर फार्म हाउस बनाना चाहें, मकान बनाना चाहें तो उनको परमिशन दी जाए। तीसरा, ये चौथा काम एक और, लैंड पूलिंग की। आज तक हमारे यहाँ लैंड पूलिंग में बहुत सारे गांव छोड़ दिए गए हैं। आपको ताजुब होगा, बाढ़सा से लगती हुई गालिमपुर की जमीन को कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़ा जाएगा, जबकि हरियाणा गवर्नमेंट एट ज्वाइनिंग माई बाउंड्री फ्लैट्स बना रही है। तो हमारे देहात के लोगों के साथ ये शोषण नहीं होने देंगे, चाहे हमें ईंट से ईंट बजाने का काम करना हो, जितनी बड़ी लड़ाई लड़ने का काम होगा वो करेंगे। हमारी सरकार ने एक काम अभी कर दिया है, ग्रामीणों में म्यूटेशन का काम रुका हुआ था। आपके पिताजी की डेथ होगी तो जमीन आपके नाम नहीं आ रही थी, उस काम को भी करवाने का काम अभी हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हमारे 7 सांसदों ने मिलकर उस लड़ाई को लड़ा और वो काम कराने में हम सफल हुए हैं। अब क्या है, गांव के लोगों को लाल डोरा में लोन भी नहीं मिलता। क्यों भाई? लाल डोरा वो खत्म हो गया शहरीकृत डिक्लेयर होने के बाद। तो हमें हमारे उन मकानों की भी रजिस्ट्रियां करें सेपरेट नाम से। अब हम 5 भाई हैं, पांचों के भाई 2-2, 3-3 प्लॉट्स हैं, उनकी रजिस्ट्री करें। अगर कमर्शियल गतिविधि हम कर रहे हैं तो उसमें हम हाउस टैक्स देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हाउस टैक्स देना पड़ेगा। पांचवा, जो किसानों को जमीन, दिल्ली में किसानों को अल्टरनेटिव प्लॉट्स करीबन आज तक 50-55 हज़ार फाइलें तो पेंडिंग हैं। जिस जमींदार की जमीन आपने एक्वायर की, चाहे वो 1 एकड़ का था, चाहे वो 100 एकड़ का था, चाहे 20 एकड़ का था, चाहे 5 एकड़ का था, प्रत्येक को उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जो डीडीए ने पॉलिसी बनाई थी, भाई बेरोजगार किसान हुए गांव के, उनको कहीं डीडीए मार्केट जब बना रही है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे दुकान अलॉट करे, उसका पैसा ले, और जिस रेट में हमारी जमीन एक्वायर की उस रेट से हमें जमीन दे। डेवलपमेंट किस लिए? जब हमारे गांव के रोडों के पैसे नहीं दिए तो हमसे उस का डेवलपमेंट का पैसा क्यों? आज 3-3 लाख रुपए में बेच रहे, हमारी जमीन 12 रुपये 80 पैसे गज गई, किसी गांव की 17 रुपये 80 पैसे गज गई। तो इस प्रकार के ये सारे बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जो अभी हमने लड़नी है। अभी तो हमारी उम्र 62 साल हुई है, 103 वर्ष 17 दिन जीऊँगा। इन नेताओं को सुधारने का काम करूँगा और अफसरान को सुधारने का काम करूँगा। मटियाला में अगर मुझे टिकट देते हैं तो 70 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा वोट से जीत कराने का कार्य जसबीर सिंह करेगा। जसबीर नेता एक है, समर्थक अनेकों हैं। ऐसा था पत्रकार महोदय जी, जसबीर जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सीनियर पहलवान हैं, और मैं 40-42 साल से मैं इनका छोटा भाई हूँ। और जसबीर जी तो बहुत नेक इंसान है, भगवान सुनता है सबकी, जसबीर जी की भी सुनेगा। ये इतनी सोशल आदमी है। सीलिंग का मुद्दा होया था पहले, जो वर्मा जी जीते थे, इन्होंने 3000 लाठी, 3000 आदमी, ठीक है, 3000 आदमियों की फौज जोड़ दी थी इन्होंने। और मटियाला क्षेत्र में लाल डोरे में एक भी सीलिंग वाले को नहीं बढ़ने दिया। तो ये तो इतने सोशल आदमी है, रात को भी खड़े रहते हैं 24 घंटे। इनके से इंसान कम होते हैं, ठीक है। और भगवान से भला करते हैं, प्रार्थना करते हैं हम, क्यों कि ऐसे इंसान बहुत सीधे होते हैं और बहुत मेहनती हैं, और इनका संघर्ष में ये 1 नंबर पे हैं। चाहे रात को आदमी 2 बजे भी खड़ा कर लेगा, और तो खड़ा पाते हैं 2 बजे, एक बार फ़ोन करने की देर है
ये ऐसे इंसान है। ऐसा था, इन्होंने कई गरीब बच्चियों की शादी की है, कई महिलाओं को जो समाज से गरीब उनको बहुत मदद करी है, राशन की मदद करी है इन्होंने, कपड़े की मदद करी है, एक दो का तो मकान भी बनवा इन्होंने। वो इंसान है ये। भगवान में इनमें कोई फर्क नहीं। देखो, एक नंबर पे भगवान होते हैं, दूसरे पे इंसान। ये दूसरे नंबर पे है। भाई इनसे अच्छा इंसान मैं मानता नहीं किसी को, क्योंकि मैं इनसे बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं तो इनका बच्चा हूँ, छोटा भाई हूँ मैं। इनके पते मेरे मैंने हर एक चीज़ के विषय में पता है। एक जिस आत्मा के हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे परिवार से, अच्छे खानदान से हैं। और आत्मा परमात्मा, इनकी आत्मा ऐसी है, कोई गरीब आदमी आ जाता था उसको निराश नहीं जानते। जैसे कर्ण के साथ दानी था ना, कर्ण था दानी, सुबह सुबह कोई आता था, ये तो कर्ण के से दानी है। बहुत अच्छे इंसान है और बढ़िया है जी। भगवान इनकी उम्र लगाए और ऐसे काम चलता रहेगा इनका जी। ऐसा था, ये कॉलेज टाइम से राजनीति में है और बहुत अच्छे इंसान है। ये इनसे बढ़ के कैंडिडेट नहीं मानता जी मैं, क्योंकि सोशल ज़्यादा है ये और इंसान के लिए मदद पे 24 घंटे खड़े रहते हैं। और जनता ने ऐसा ही आदमी चाहिए। और मटियाला विधानसभा के लिए जसबीर से बढ़ के कैंडिडेट नहीं मानता मैं कोई, क्योंकि मेहनती हैं, सक्षम हैं और हर एक आदमी से, समाज से, 36 बिरादरी से जुड़े हुए हैं। देखो, मैंने जो देखा है, मैं जसबीर जी को पिछले 30-35 साल से जानता हूं और जसबीर जी का व्यक्तित्व के बारे में तो क्या बात है। जसबीर सोलंकी जी एक नाम नहीं, एक संस्थान का व्यक्तित्व है। और जब किसी संस्थान में किसी व्यक्तित्व को निखारा जाता है तो वो समाज के लिए इतना प्रभावशाली हो सकता है कि जो मैं देख रहा हूं कि पिछले 30-35 सालों से जितने भी दिल्ली में परिवर्तन करने के लिए चुनाव हुए, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, तो मुझे जो लगता है वो जसबीर जी और जसबीर जी के पिताजी चौधरी राम नारायण जी वहां पर क्षेत्र का, चाहे कोई निगम पार्षद हो, चाहे लोकसभा सदस्य हो और चाहे विधानसभा प्रत्याशी हो और चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, यहां पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आया है। और जसबीर जी वो व्यक्तित्व है जिनका प्रभाव मटियाला विधानसभा तक सीमित नहीं, दिल्ली विधानसभा तक सीमित नहीं, पूरे एनसीआर में और जहां तक 36 बिरादरी का ताल्लुक है वहां तक जसबीर जी एक विशेष पहचान से पहचाने जाते हैं। क्योंकि जसबीर जी जब से होश संभाला है तब से उनकी आत्मा में, उनके खून में, उनके चेहरे पर वो क्रांतिकारी शब्दों का प्रभाव और तेज झलकता है जो एक नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर 2025 में दिल्ली को बदलना है तो मटियाला विधानसभा, जो सिर्फ मटियाला गांव का नहीं, पूरी दिल्ली का दिल है, जिसमें पूरे देश, पूरे भारत के लोगों का निवास स्थान है, जिसमें 36 बिरादरी के लोग हैं। और अगर जसबीर सोलंकी जी को मटियाला विधानसभा में नेतृत्व प्रदान करने का अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी उनको अवसर प्रदान करती है तो जसबीर जी का प्रभाव पूरे दिल्ली देहात में और पूरे दिल्ली शहर में है। क्योंकि जो आज 70 साल के हो गए, वो जब 40 साल के थे, अपनी जवानी के नशे में भरपूर थे, उन 40 साल में जसबीर जी का जो नेतृत्व पूरे दिल्ली देहात ने देखा है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो जसबीर जी की लाखों की भीड़
जो अब तक जसवीर जी के कहने पर इकट्ठी होती चली आई, ऐसा करिश्मा, ऐसा नेतृत्व प्रदान करने के लिए हमें कोई दूसरा शख्स कम से कम दिल्ली में तो दिखाई नहीं देता। यह बड़े सौभाग्य की बात होगी कि अगर जसवीर जी को इस मटियाला विधानसभा से नेतृत्व और सेवा करने का अवसर मिलता है तो 36 बिरादरी तन मन धन से जसवीर जी का कंधे से कंधा मिलाकर और उनकी झोली में हर तरीके के आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहेगी। सर मैं 28 से 30 साल से उनको जानती हूँ, जब से, क्योंकि हमारा आना जाना हर जगह, रिश्ते शादी में हर जगह रहा है उनसे। और जो है बहुत ही अच्छे इंसान है वो। और क्षेत्र की जनता तो उनको, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनको नहीं जानता। हर किसी के दुख सुख में आते जाते हैं वो। सर वो क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए काम करते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, किसी का दुख है किसी का सुख है, किसी भी बहन बेटी की, गरीब की शादी क्षेत्र में हर जगह वो सहयोग करते हैं। जैसे वो हर साल जून में अपने माता जी के लिए जाते हैं, बस भर के, 2-2 बस भर के लेके जाते हैं। वहाँ उनको सारा भंडारा 4-5 दिन वो वहाँ रखते हैं। उनको हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह लेके घुमाने लेके जाते हैं। हर साल वो 89 से जा रहे हैं, 89 से हर साल वो लेके जाते हैं। और कभी अयोध्या भी अभी लेके गए थे। हर जगह क्षेत्र में जैसे गरीबों को जो भी क्षेत्र में जाना चाहे उनकी वो सेवा करते हैं। खाना पीना वहाँ जो है गुरुओं को, मुनियों को, जिनको भी अपनी दक्षिणा दे के वो पूरा मिठाई से क्या, लड्डू से 3-4 दिन वहाँ पूरा भंडारा लगाते हैं। शांति गार्डन में यदि किसी गरीब की या किसी की बेटी की शादी है तो वो मुफ्त में उनका सेवा करते हैं। मटियाला गांव में कई बहन बेटी ऐसी हैं जिनकी इन्होंने शादी की है। हम जैसे हरिजन समाज में, जैसे हमारे यहाँ नाई ब्राह्मण ये होते हैं, उनकी बेटियों की शादी इन्होंने फ्री में की है। जो गरीब, जो भाई शादी नहीं कर सकता अपनी बहन बेटियों की, यदि इनसे कोई सहायता के लिए बोले तो तुरंत उनका काम करते हैं, मदद करते हैं। सर यहाँ भारतीय जनता पार्टी, यदि कैंडिडेट जसवीर जी से अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है। इस क्षेत्र में कोई बच्चा या बूढ़ा, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो इनको नहीं जानता। 2002 से तो बीजेपी पार्टी में हम देख रहे हैं इनको लगातार सामाजिक कार्य करते रहते हैं। हर जगह आना जाना, दुख सुख में सबसे मिलना जुलना। और जो है पार्टी यदि इनको ये सौभाग्य देती है, टिकट देती है, तो बहुमत रूप से ये जीतेंगे। अपनी पार्टी के लिए जितने भी आज तक चुनाव हुए हैं, हर पार्टी में उन्होंने तन मन धन से हर जगह उन्होंने सहायता की है। अभी हमारी एमपी का बहन कमलजीत सहरावत जी के चुनाव में उन्होंने जो भी उन्होंने कार्य दिया क्षेत्र में, चाहे माधुपुर विधानसभा कमज़ोर थी, लास्ट में उन्होंने वहाँ लगा दिया, तो उन्होंने वहाँ से भी उनको विजयी बनाने का काम किया। और यदि पार्टी उनको टिकट देती है तो वो फुल बहुमत से यहाँ से हमारी पार्टी सीट निकालेगी। मैं जसवीर सोलंकी जी को काफ़ी लंबे अरसे से जानता हूँ। इनका रवैया, इनका काम करने का ढंग मैंने देखा है। अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जिस तरह से इन्होंने बढ़ चढ़ के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है, अपना घर बार सब छोड़ कर के अपनी जनता को के लिए साथ खड़े होने का उन्होंने काम कराया है। इनकी हक की लड़ाई लड़ने का काम कराया है। और अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने देश हित के लिए भी ये इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। स्वयं सेवक होने के नाते भी इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहा है ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। इन्होंने, मैं एक तो बता नहीं सकता, मेरी नज़र में तो जब से मैं जानता हूँ उन्होंने बहुत लोगों का साथ दिया है। हर बुरे समय पे जब ज़रूरत पड़ी जसवीर सोलंकी जी उन्हें आगे खड़े मिलते थे। चाहे किसी तरह की आपत्ति आ गई, आर्थिक आधार पर भी लोगों को इन्होंने बहुत मदद की है। काफ़ी गरीब बहन बेटियों को इन्होंने विवाह भी कराया है। काफ़ी लोगों को रोज़गार दिलाना भी इन्होंने जो है
बहुत मदद करी है युवाओं के लिए। तो ये लगाओ कि ये एक तरह से मसीहा उभर के निकले हैं। काफ़ी लोगों को, काफ़ी युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से नहीं बचाया है और उनको अच्छी तरह मोटिवेट करके उनको रोज़गार दिलाया है, उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको पढ़ाया लिखाया भी है। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, एक पर्टिकुलर नहीं, लेकिन मेरी बहुत, जब से मैं जानता हूँ, काफ़ी लंबे समय से देखता रहा हूँ कि समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जसवीर सोलंकी जी को टिकट देते हैं तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कैंडिडेट मटियाला विधानसभा से चुना है। और अगर मटियाला विधानसभा से जसवीर सोलंकी जी जीत के निकलते हैं तो चहुमुखी विकास इस मटियाला विधानसभा का ये नज़रिया बदल देंगे। लोगों को रोज़गार के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के रोड, नाले, सीवर, जो भी आम समस्या लोगों को, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। नेतागिरी में कभी ये इन्होंने विरासत में नहीं मिली, ये ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं और हर लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या को ये समझते हैं और इन पे काम भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उनकी समस्याओं को निवारण भी करते हैं। तो अगर ऐसा विधायक मटियाला विधानसभा को मिलता है तो मैं कहता हूं कि पूरी दिल्ली में ये एक ऐसे इकलौते विधायक एक मिसाल के रूप में साबित होंगे। और दिल्ली विधानसभा में जा कर के जब ये अपने काम की, अपने विधानसभा की जब बात रखेंगे तो इनका नेचर वाक्य में ही देखने के लायक रहेगा और लोग इसको, पूरी दिल्ली की जनता पसंद भी करेंगे।